जय हिंद साथियों, मैं बबलू धाकड़ स्वागत करता हूं आप सभी का धरणीधर एग्रो क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम अध्ययन करने वाले हैं प्लांट ब्रीडिंग के अंदर एक नया मेथड पढ़ने वाले हैं विविधता का, जिसका नाम है बेक्रोज, जिसको हम हिंदी में प्रतीप संकरण के नाम से जानते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है आज की सेशन, इसीलिए अब इसके प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। इससे पहले वाले सेशन के अंदर हमने बल्क मेथड के बारे में देखा था और आज हम देखने वाले हैं बेक्रोज। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेक्रोज मेथड। इसके अंदर हम किस प्रकार से नई किस्म का विकास कर सकते हैं या फिर इसके अंदर और कौन कौन सी जानकारी है जो हमें याद रखनी है, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वो सभी हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेक्रोज जो होता है उसको हम हिंदी में किस नाम से जानते हैं। तो साथियों, इसको हम हिंदी में जानते हैं प्रतीप संकरण के नाम से। किस नाम से जानते हैं इसको हम हिंदी में? प्रतीप संकरण के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको? हम प्रतीप संकरण के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, अब हम सबसे पहले इसके अंदर ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होती है। तो इसकी सिंपल सी परिभाषा होती है, इतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं इसकी परिभाषा, इसका अर्थ समझ में आना चाहिए केवल। जो बेक्रोज की डेफिनेशन क्या होती है? तो F1 पीढ़ी का किसी भी जनक के साथ संकरण करवाना क्या कहलाता है? बेक्रोज कहलाता है। क्या कहलाता है? बेक्रोज कहलाता है। ठीक है ना, ये इसकी सिंपल सी परिभाषा होती है। ठीक है ना, इसकी परिभाषा क्या होती है? तो F1 पीढ़ी का किसी भी जनक के साथ संकरण करवाना क्या कहलाता है? हमारे प्रतीप संकरण या बेक्रोज कहलाता है। ठीक है ना, इसमें इसका शाब्दिक अर्थ यही होता है। बेक का अर्थ क्या होता है? पीछे वाला। बेक का अर्थ क्या होता है? पीछे वाला, यानी कि जो पीछे वाला जो भी हमारा जो जनक होता है उसी के साथ में जब हम क्रॉस करवा देते हैं तो उसी को हम बोलते हैं बेक्रोज। ठीक है ना, यानी बार बार उसी के साथ इसमें क्रॉस कराया जाता है, ये याद रखना। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेक्रोज की सहायता से जब हम किसी भी फसल की नई किस्म विकसित करते हैं तो उसमें कितने वर्ष का समय लगता है। तो ये याद रखिएगा, बेक्रोज के सहायता से जब हम कोई भी किस्म विकसित करते हैं तो उसमें कितने वर्ष का समय लगता है? 12 वर्ष का समय लगता है। कितने वर्ष का समय लगता है इसके अंदर? 12 वर्ष का समय लगता है, ये हमें याद रखना। ठीक है, अब इसके अंदर आया है F1 पीढ़ी का किसी भी जनक के साथ संकरण करवाना है। तो बेक्रोज के अंदर जो जनक होते हैं वो 2 प्रकार के जनक काम में लिए जाते हैं। ठीक है ना, जो हमारा बेक्रोज होता है इसके अंदर ये जो जनक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं साथियों? यहाँ पर 2 प्रकार के जनक होते हैं। ये 2 प्रकार के जनक के बारे में थोड़ी आपको इन्फॉर्मेशन याद रखनी है, क्योंकि इसमें से सीधा सीधा एग्जाम के अंदर 3 प्रश्न बनते हैं। ठीक है ना, कौन कौन से बनते हैं अभी हम थोड़ी देर बाद में चर्चा करेंगे, पहले जनक के बारे में देख लेते हैं। तो जो बेक्रोज होती है उसके अंदर कितने जनक होते हैं? 2 तरह के जनक होते हैं। एक का तो नाम होता है इसके अंदर एक जनक का तो नाम होता है अप्रभावी जनक, एक का तो होता है आवर्ती जनक, एक का नाम तो क्या होता है? आवर्ती जनक। ठीक है, एक जनक तो होता है इसके अंदर आवर्ती जनक और दूसरा जो जनक होता है वो होता है अनावर्ती जनक। ठीक है ना, अनावर्ती जनक। एक जनक का तो नाम होता है आवर्ती जनक और दूसरे का क्या नाम होता है? अनावर्ती जनक। आवर्ती जनक को हम इंग्लिश के अंदर इसको हम रिकरेंट मेथड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? रिकरेंट पेरेंट के नाम से जानते हैं और इसको जाना जाता है नॉन रिकरेंट पेरेंट के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है ना, तो आवर्ती जनक होता है एक, दूसरा होता है अनावर्ती जनक। ठीक है, अब आवर्ती जनक किसे कहते हैं और अनावर्ती जनक किसे कहते हैं? तो इसकी सिंपल सी परिभाषा होती है, क्या होती है? तो जब हम F1 पीढ़ी के अंदर जो क्रॉस करवाते हैं, मैंने इसकी परिभाषा में बताया था, F1 पीढ़ी का किसी भी जनक के साथ संकरण करवाना क्या कहलाता है? हमारे बेक्रोज कहलाता है। इन दोनों में से हम किसी का भी प्रयोग ले सकते हैं। ठीक है, उसे तो हम बोलेंगे बेक्रोज, लेकिन जो जनक काम में ले रहे हैं उसके आधार पर इसके अंदर 2 जनक आता है, एक तो आता है आवर्ती जनक और दूसरा आता है अनावर्ती जनक। तो आवर्ती जनक किसे कहते हैं? जो F1 जो पीढ़ी होती है, F1 पीढ़ी जो होती है जिसके अंदर हम संकरण में भाग लेते हैं जिसको, तो F1 पीढ़ी में जिसको हम भाग लेते हैं उसे हम बोलते हैं आवर्ती जनक। तो F1 पीढ़ी में प्रयोग आने वाला जनक, अगर हम F1 पीढ़ी में आवर्ती जनक का उपयोग ले रहे हैं या फिर हम कह सकते हैं F1 पीढ़ी में जिस जनक का प्रयोग करते हैं उस जनक को क्या कहा जाता है? इसमें आवर्ती जनक के नाम से जानते हैं। तो इसको हम एक नाम दे देते हैं, आवर्ती जनक तो हो जाएगा हमारा A।
ठीक है, आवर्ती जनक तो ए हो जाएगा और हमारे जो अनावर्ती जो जनक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इसकी आवर्ती जनक की परिभाषा क्या हो जाएगी, जब हम F1PD का क्रॉस जो ए जो पेरेंट होता है या जो ए जो जनक होता है अगर इसके साथ करवाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, आवर्ती जनक कहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट यदि हम बात करें यहाँ पर, नेक्स्ट आता है हमारे इसके अंदर जो हमारे नॉन रिक्यूरेंट या जो बी जो हमारा पेरेंट होता है, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, तो वह जनक जिसका प्रयोग हम F1PD में नहीं करते हैं, F1PD में नहीं करते हैं। ठीक है ना, F1PD में जिसका प्रयोग नहीं होता है। ठीक है ना, F1PD में जिसका प्रयोग नहीं होता है, किसके अंदर नहीं होता है, संकरण में नहीं होता है। तो ऐसे जनक को या ऐसे जो पेरेंट होते हैं उसे हम किस नाम से जानते हैं, अनावर्ती जनक के नाम से जानते हैं। तो ये इसकी दो परिभाषा होती है सिंपल सी। एक तो बैक क्रॉस की परिभाषा क्या होती है, तो F1PD का किसी भी जनक के साथ में संकरण को क्या कहा जाता है, बैक क्रॉस कहते हैं। अब जब हम जनक के अंदर जब हम F1PD में जो हमारा रेक्यूरेंट जो पेरेंट होता है इसका यूज करते हैं तो उसे हम बोलेंगे आवर्ती जनक, और अगर जिसका प्रयोग हम नहीं लेते हैं उसे हम बोलते हैं अनावर्ती जनक के नाम से जानते हैं। ये इतनी जानकारी हमें याद रखनी है। अब हम बात करते हैं ये जो रेक्यूरेंट और नॉन रेक्यूरेंट जो पेरेंट होते हैं इनकी दो विशेषता होती है, यानी कि हमारा जो जनक ए होगा इसकी भी दो विशेषता होगी और जो जनक बी है इसकी भी कितनी दो विशेषता होगी, वो क्या क्या है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं जो आवर्ती जो जनक होता है इसकी ध्यान रखना, इसकी दो विशेषता होती है। यहाँ पर मैं दो विशेषता या फिर दो इसके गुण होते हैं, इसके भी दो गुण होते हैं और अनावर्ती जनक के भी क्या होते हैं, दो गुण होते हैं जो हमें याद रखना है। ठीक है ना, कौन कौन से होते हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आवर्ती जनक की। तो आवर्ती जनक के अंदर जो भी कोई भी किस्म होगा, अल्टीमेटली यहाँ पर हमने ए पेरेंट को नाम दिया था यानी जनक को नाम दिया था। तो जो हमारे आवर्ती जनक के अंदर कोई भी किस्म होगी उस किस्म की जो जब हम खेती करते हैं तो उसकी जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्षमता जो होगी, प्रति हेक्टेयर उसकी जो उत्पादन क्षमता होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो आवर्ती जनक के अंदर कोई भी जो किस्म होगी जब उसकी हम खेती करते हैं तो उसकी प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्षमता क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर एक डिसएडवांटेज होता है, वो क्या हो जाएगा, तो वो डिसएडवांटेज होगा इसकी जो रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होगी वो क्या होगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। ठीक है ना, रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वो कम होती है। किसकी कम होती है, तो वो कम होती है आवर्ती जनक की। तो जो आवर्ती जनक के अंदर जो हमारी किस्म थी उसकी प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्षमता तो अधिक होगी, लेकिन उसके अंदर रोगों के प्रति जो सहन करने की जो क्षमता है वो बहुत ही कम होगी, यानी कि उसके अंदर बहुत सारे रोगों का आक्रमण हो सकता है। लेकिन जब इसका हम उल्टा कर देते हैं, किसके अंदर कर देते हैं, जो हमारा अनावर्ती जनक जो होता है या फिर नॉन रिक्यूरेंट जो हमारा पेरेंट होता है इसके अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर जो किस्म होती है जब इसकी हम खेती करते हैं तब इसके अंदर जो प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन जो हमें प्राप्त होता है, प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो प्राप्त होता है वो तो क्या होता है, इसके अंदर प्रति हेक्टेयर उत्पादन तो हमें क्या प्राप्त होता है, कम प्राप्त होता है। ठीक है, जब हम अनावर्ती जो जनक होता है जब इसकी खेती करते हैं या इसके जो किस्म होती है उसकी जब हम खेती करते हैं तो उस दौरान हमें क्या प्राप्त होता है, उत्पादन तो प्रति हेक्टेयर कम प्राप्त होता है, लेकिन इसके अंदर जो एक एडवांटेज होता है वो क्या होता है, यह रोग प्रतिरोधक होता है। क्या होता है, रोग प्रतिरोधी होता है। यानी कि ये जो किस्म होगी जो हमारे पास में अनावर्ती जनक की जो किस्म है उसके अंदर रोगों को सहन करने की क्षमता होती है, उसी को हम बोलते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं आवर्ती जनक के अंदर तो हमारे रोगों का आक्रमण ज़्यादा होगा और इसके अंदर रोगों का आक्रमण कम होगा। तो जो बैक क्रॉस होता है इस बैक क्रॉस को हम अपनाते क्यों हैं, तो इसका सीधा सा फंडा होता है, जो हमारे पास में हम खेती किसकी कर रहे हैं, खेती तो हम कर रहे हैं आवर्ती जनक वाली जो किस्म है, यानी कि जो हमारे पास में ए जो पेरेंट है इसकी हम क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। ठीक है ना, जो हमारा ए जो पेरेंट है इसकी हम खेती कर रहे हैं, लेकिन इसमें हमें उत्पादन ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन इसके अंदर कमी किसकी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी है। और अनावर्ती जनक के अंदर यदि हम बात करें तो इसकी उत्पादन क्षमता कम है और इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक है। तो अब हम क्या करें, इसके अंदर जो कमी है इस कमी को हम क्या कर देते हैं, पूरा कर देते हैं। तो इस कमी को पूरा करने के लिए ही किसका प्रयोग किया जाता है, बैक क्रॉस का प्रयोग किया जाता है। तो अब इस कमी को पूरा कहाँ से करेंगे हम, जो हमारे पास में जो अनावर्ती जो जनक होता है, जो हमारे पास में अनावर्ती जो जनक है, ये वाला जो बी वाला जो जनक है, जो हमारे पास में बी वाला जो जनक है उसके अंदर जो जीन है जो रोग प्रतिरोधी जो
अनावर्ती जनक जो किस्म होती है इसके अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जिस जीन की वजह से आ रही है उस जीन को हम किसके अंदर ट्रांसफर कर देंगे, इस जो आवर्ती जनक होता है इसके अंदर हम ट्रांसफर कर देंगे। तो उसके बाद में जो भी किस्म प्राप्त होगी हमको वो कौन सी होगी, हमारे बैक क्रॉस से विकसित किस्म होगी और उसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता हमको देखने को मिलेगी। ठीक है ना, ये हमें सिंपल सा फंडा है। अब यहाँ तक आप इसको उतारिए। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम जो अनावर्ती जो जनक होता है इसके अंदर जो जीन पाया जाता है रोग प्रतिरोधी जीन, उसको हम किस प्रकार से आवर्ती जनक के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं, उसका हम मैकेनिज्म समझते हैं। तो इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको फटाफट से नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, अब हम देखते हैं इसके अंदर किस प्रकार से हम जो हमारा आवर्ती जनक और अनावर्ती जो जनक होता है उसके अंदर किस प्रकार से हम ये प्राप्त कर सकते हैं, जीन को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जो हमारा ए जो जनक था वो तो कौन सा जनक था हमारे पास में, आवर्ती जनक था। कौन सा जनक था साथियों, आवर्ती जनक। ठीक है, आवर्ती जनक था। और जो बी जो था वो कौन सा था, हमारे अनावर्ती जनक था। कौन सा जनक था, अनावर्ती जनक था। ठीक है, और इसी जीन का ये जो जनक है, इसी जीन का ये जो जनक होता है अनावर्ती जनक, इसी के अंदर क्या है हमारे रेसिस्टेंस जो जीन है, रेसिस्टेंस जो जीन है, रेसिस्टेंस का शाब्दिक अर्थ होता है प्रतिरोधी होता है। ठीक है ना, क्या होता है, प्रतिरोध। तो इसके अंदर क्या है हमारे उपस्थित है, जो हमारे अनावर्ती जो जनक है इसके अंदर जो रेजिस्टेंस जो जीन है वो क्या है, उपस्थित है। और आवर्ती जो जनक होता है इसके अंदर हमारे जो रेसिस्टेंस जो जीन है, रेसिस्टेंस जो जीन है वो क्या है, इसके अंदर अब्सेंट है। इसके अंदर क्या है, अब्सेंट है। और इसके अंदर क्या है, प्रेजेंट है। तो अब हम क्या करते हैं, बैक क्रॉस की सहायता से क्या करते हैं, इस जीन को इसके अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, और इस जीन को हम लगातार 12 वर्ष तक क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। क्या करेंगे, 12 वर्ष तक क्या करेंगे, स्थानांतरण करेंगे। ठीक है ना, ट्रांसफर का अर्थ क्या हो जाएगा, स्थानांतरण करेंगे। जो इस रेजिस्टेंस जो जीन होता है इसको लगातार हम 12 वर्ष तक बैक क्रॉस की सहायता से आवर्ती जनक के अंदर ट्रांसफर करेंगे। और 12 वर्ष के बाद में जो भी हमें किस्म प्राप्त होगी उसके अंदर क्या होगा, हमारे आवर्ती जनक के अंदर भी प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाएगी। ठीक है ना, अब इसके अंदर जीन इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा जीन होता है जो आवर्ती जनक के अंदर रेजिस्टेंस पैदा करता है। तो कौन सा जीन हो जाएगा, यहाँ पर जीन का नाम याद रखिएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जीन का नाम। जीन का नाम हो जाएगा UG99। क्या नाम हो जाएगा, इसको 5 स्टार से सम्मानित कीजिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण जीन है। ठीक है ना, काफ़ी महत्वपूर्ण जीन है। तो जीन कौन सा हो जाएगा, UG99। और UG का अर्थ होता है युगांडा। एक युगांडा देश है, वहाँ से इस जीन को भारत के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया था। और उसके बाद में इस जीन को हमने क्या किया था, जो हमारा आवर्ती जनक जो होता है, जो रेजिस्टेंस जीन अब्सेंट होता है, उस पेरेंट के अंदर इसको हमने डाला। और 12 वर्ष के बाद में जो भी किस्म जो विकसित हुई थी उसके अंदर ये जीन देखने को मिला। और उसके बाद में इसके अंदर रेजिस्टेंसी पैदा हो गई थी रोगों के प्रति। ठीक है ना, तो ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। कौन सा जीन, UG99। ठीक है, ये हमको याद रखना है। तो अब हमें क्या करना है, आवर्ती जनक के अंदर हमें क्या लेके आना है, प्रतिरोधिता उत्पन्न करनी है। और किसकी सहायता से उत्पन्न करनी है, हमें अनावर्ती जनक की सहायता से ये उत्पन्न करनी है। तो अब हमें इन दोनों का मैकेनिज्म समझना है कि अल्टीमेटली ये 12 वर्ष तक जो हम क्रॉस करवाते हैं और उसके बाद में जीन का स्थानांतरण होता रहता है, तो किस प्रकार से होता है उसका हमको पूरा एक मैकेनिज्म समझना है। तो उस मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करते हैं। इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसका हम एक सारांश देख लेते हैं कि किस प्रकार से हम अल्टीमेटली ये जो जीन होता है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है ना, अब उम्मीद आप सभी को इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है वो तो समझ में आ ही गया होगा। जो हमारा बैक क्रॉस जो होता है इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो इसका मेन जो एम होता है, मेन एम जो होता है वो क्या होता है, तो रोग प्रतिरोधी, इसका मुख्य जो उद्देश्य होता है वो रोग प्रतिरोधी क्षमता विकसित करना होता है। ठीक है ना, क्षमता पैदा करना, अगर पैदा करना। ठीक है ना, अगर सीधा सा प्रश्न आ जाए कि किस विधि की सहायता से हम फसलों की जो किस्में होती हैं उनके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर सकते हैं, तो याद रखिएगा उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बैक क्रॉस की सहायता से। अगर हमें किसी भी फसल के अंदर अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करनी है तो उसके लिए हम बैक क्रॉस मेथड काम में लेते हैं। ठीक है ना, ये याद रखना है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका सारांश देख लेते हैं। इसका सारांश की यदि यहाँ पर हम बात करें तो इसके अंदर टोटल कितने वर्ष का समय लगता है, 12 वर्ष का समय लगता है। तो कब क्या क्या होता है वो घटना हम देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट जो ईयर रहेगा इसका फर्स्ट ईयर जो रहेगा, इसमें तो क्या होता है, जो हमारे जो जनक जो होते हैं,
फर्स्ट ईयर में तो नॉर्मली सभी का अंदर सेम रहता है। फर्स्ट ईयर में तो जो जनक होता है उनके मध्य क्या करवाया जाता है, संकरण करवाया जाता है। क्या करवाया जाता है, संकरण करवाया जाता है, ठीक है ना। फर्स्ट ईयर के अंदर जनक जो भी होते हैं उनका क्या करवाया जाता है, संकरण करवाया जाता है। उसके बाद में आता है हमारा सेकंड ईयर से लेकर 7th ईयर तक, यानी कि दूसरे वर्ष से लेकर 7वें वर्ष तक के बीच में जितने भी ईयर आते हैं उनमें क्या किया जाता है, तो उनके अंदर किया जाता है, एक तो याद रखिएगा हम क्या करते हैं इसके अंदर, एक तो करते हैं किट परीक्षण करते हैं। क्या करते हैं, किट परीक्षण। एक तो क्या किया जाता है, किट परीक्षण किया जाता है। और इसके अलावा एक तो हम करते हैं किट परीक्षण करते हैं, और किट परीक्षण करने के अलावा जो हमारा F1 जो पीढ़ी होती है, F1 पीढ़ी का जो हमारा आवर्ती जो जनक होता है, आवर्ती जनक के साथ क्या करवाते हैं, संकरण करवाते हैं। क्या करवाते हैं, आवर्ती जनक के साथ में संकरण करवाते हैं। तो ये जितनी भी घटना होती है, 3 घटना होती है। एक तो होता है किट परीक्षण करते हैं, और दूसरा हम करते हैं F1 पीढ़ी का आवर्ती जनक के साथ में क्रॉस करवाते हैं। तो ये कितने लगातार 2 से 7 वर्ष तक चलती रहती है, यानी कि दूसरे वर्ष के अंदर भी हम यही घटना करते हैं, तीसरे वर्ष के अंदर, चौथे वर्ष के अंदर, 5वें, 6ठे, 7वें, इन लगातार 6 सालों तक हम एक ही प्रकार की घटना को अपनाते हैं, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आता है हमारा 8वां वर्ष। जो 8वां जो ईयर आता है उसके अंदर क्या किया जाता है, तो उसके अंदर मुख्य रूप से 2 घटना की जाती है। एक तो हम किट परीक्षण तो करते ही करते हैं, किट परीक्षण तो हम करते ही करते हैं, और साथ ही साथ में किट परीक्षण करने के बाद में क्या करवाते हैं, जो भी हमने किस्में उगा रखी हैं उनकी क्या करते हैं, उनके अंदर हम स्वपरागण करवाते हैं। उनके अंदर क्या करवाते हैं, हम स्वपरागण करवाते हैं। क्या करवाते हैं, स्वपरागण करवाते हैं। ये याद रखिएगा, क्या करवाते हैं, स्वपरागण करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है हमारे 9वां और 10वां वर्ष, 9th और जो 10th ईयर जो होता है, इसके अंदर क्या किया जाता है, तो इसके अंदर जो भी हमें किट परीक्षण करने और स्वपरागण करने के बाद में जो भी हमें सीड प्राप्त हुए थे उनको हम क्या करते हैं, एकल पादप संतति में उगाते हैं। उनको क्या करते हैं, हम एकल पादप संतति में उगाते हैं। उनको हम किस में उगाते हैं, एकल पादप संतति में उनको क्या करते हैं, उगाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद में जो 11वां जो ईयर होता है, 11वें ईयर में क्या किया जाता है, तो इसका यील्ड ट्रायल किया जाता है, यानी कि उपज परीक्षण करते हैं। क्या करते हैं, हम उपज परीक्षण करते हैं। क्या किया जाता है, उपज परीक्षण किया जाता है। और जो 12वां जो ईयर होता है, 12वें ईयर में सेम रहता है, इसका हम क्या करते हैं, मल्टीपल करते हैं, इसका गुणन किया जाता है। गुणन व क्या किया जाता है, वितरण किया जाता है। क्या किया जाता है, गुणन व वितरण किया जाता है, ठीक है ना। तो ये इसका सारांश होता है 12 वर्ष के अंदर कौन कौन सी घटना कब घटित होती है, तो वो याद रखना है। फर्स्ट ईयर में तो जनक जो भी होते हैं उनके अंदर हम हाइब्रिडाइजेशन क्रॉस करवाते हैं। दूसरे से 7वें वर्ष तक किट परीक्षण करते हैं, और F1 पीढ़ी का आवर्ती जनक के साथ संकरण होता है। 8वें वर्ष में किट परीक्षण स्वपरागण करवाते हैं, और 9वें और 10वें वर्ष के अंदर एकल पादप संततियों में इनको समुचित दूरी पर उगाते हैं, ठीक है, और पुंज में अलग अलग इकट्ठा करते हैं। और 11वें वर्ष के अंदर उपज परीक्षण, और 12वें वर्ष के अंदर गुणन व वितरण किया जाता है। ये इसका सारांश होता है। इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके अंदर देखते हैं एक एक प्रोसीजर को कंप्लीट डिटेल से एनालिसिस करता है, ठीक है ना। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम देखते हैं इसका प्रोसीजर, ठीक है। इसका प्रोसीजर हम देखते हैं, ठीक है। ये 12 वर्ष में कंप्लीट होती है, ये मैंने बता दिया आपको। अब इसके अंदर ध्यान रखिएगा, इसके अंदर जो मैंने अभी आपको बताया, कभी हम किट परीक्षण कर रहे हैं, कभी हम सेल पोलिनेटर कर रहे हैं, तो इसके अंदर ध्यान रखिएगा ये एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर जो हम पौधे जो लेते हैं उनके बहुत ही कम संख्या में पौधे लिए जाते हैं। तो कितने पौधे लिए जाते हैं, एक बार में कितने पौधे लिए जाते हैं, एक बार में 10 से लेकर 100 पौधे लिए जाते हैं, ठीक है ना। 100 पौधे लेते हैं, ये याद रखना, ठीक है ना। इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है, तो दूसरी जो हमने विधियाँ पढ़ी थी, पेडिग्री मेथड हो गया, या फिर हमने देखा था बल्क मेथड, उसके अंदर जो प्लांट की जो संख्या रखी जाती है वो बहुत ही ज़्यादा रखी जाती है। लेकिन ये एक बेक्रॉस एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर पौधों की संख्या कितनी रखी जाती है, 10 से लेकर 100 पौधे का ही चयन किया जाता है। उन्हीं के अंदर हम किट परीक्षण करते हैं, उन्हीं में हम सेल पोलिनेशन करवाते हैं, उन्हीं से फिर हम F1 जो भी जनरेशन होती है उसका हम आवर्ती जनक के साथ में क्रॉस करवाते हैं, ये याद रखना, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर अब हम समझने वाले हैं। जो हमारा फर्स्ट ईयर जो आता है, फर्स्ट ईयर के अंदर क्या होता है, तो ये हमारा एक P1 हो जाएगा, या इसको हम नाम देते हैं एक जनक, ये हो जाएगा हमारा RR, ठीक है। RR जनक हो गया, और दूसरा जनक ये हो गया हमारा स्मॉल RR, ठीक है। ये जो जनक हो जाएगा हमारे, ये तो हो जाएगा हमारा अनावर्ती जनक,
ये तो आर आर जो होता है ये अनावर्ती जनक हो जाएगा, और स्मॉल आर आर है जो ये क्या हो जाएगा हमारा आवर्ती जनक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हमारा आवर्ती जनक हो जाएगा। यानी कि आर आर जो है, बड़ा जो आर दिखाई दे रहा है इसके अंदर तो जो UG99 जो जीन था, युगांडा जो 99 जीन था वो इसके अंदर प्रेजेंट है। अब इस जीन को हमको किसके अंदर ट्रांसफर करना है, आर आर, यानी कि इसके अंदर आवर्ती जनक के अंदर ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा हमारा ए, ये हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, इन दोनों के मध्य हमने क्या करवाया था, इन दोनों के अंदर क्या होता है, संकरण करवाते हैं। क्या करवाया जाता है, संकरण करवाते हैं। इसके अंदर तो केवल एक ही लाइन याद रखनी है, इसके अंदर क्या करवाया जाता है, संकरण करवाते हैं। संकरण हमने करवा दिया। संकरण करवाने के बाद में जो हमें जनरेशन प्राप्त होती है तो वो कौन प्राप्त होता है, आर आर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, आर आर प्राप्त होता है। ये अब आर आर कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो ये याद रखिएगा, ये आर आर कहाँ से प्राप्त हुआ था, जब कभी भी हम आर आर है हमारे पास में और इसका क्रॉस हम करवाते हैं स्मॉल आर आर से, तो बनता क्या, तो एक तो इसका क्रॉस इससे होगा तो ये क्या बनेगा, आर आर बनेगा। इसका क्रॉस इससे होगा तो ये क्या बनेगा, आर आर बनेगा। और वापस से ये जो स्मॉल आर होता है इसका हम क्रॉस करवाते हैं बड़े आर से, तो ये क्या बनता है, आर और आर बनता है। और ये जो वापस जो हमारा स्मॉल आर और इसके साथ में हम क्रॉस करवाते हैं तो ये हमारे बनता है साथियों, यहाँ पर एक हो जाएगा, ये हमारे तो हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे आर आर, और ये वाला जो हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा हमारे स्मॉल आर, और एक इधर हो जाएगा ये हमारे, ठीक है, और एक हो जाएगा ये हमारे, ये इधर वाला इधर मैं लिख देता हूँ, ये हो जाएगा हमारे स्मॉल आर और बड़ा आर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये पूरा का पूरा इस प्रकार से प्रोसीजर बनता है। तो अब हमें कौन सा लेना है, हमें वह जीन लेना है, हमें किसका चयन करना है, प्रभावी जीन का चयन करना है। किसका चयन करना है, हमको प्रभावी जीन का चयन करना है। तो प्रभावी जीन कौन सा है, एक तो इसके अंदर प्रभावी जीन ये है हमारे, और एक प्रभावी जीन कौन सा है, ये वाला जीन है। ठीक है ना, हमें इन्हीं का चयन करना है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, हमारे जो अनावर्ती जो जनक होता है उसका जो जीन होता है UG99 वो इनके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमें कौन सा लेना, जो होमोजाइगस जो कंडीशन वाला होता है वही हमको चयन करना है। तो प्रभावी जीन कौन सा है, इसके अंदर एक तो ये वाला है और एक ये वाला है प्रभावी जीन। तो हमने क्या किया था, 10 से 100 पौधे जो लगाए थे इनके मध्य जब हमने क्रॉस करवाया था, तो क्रॉस करवाने के बाद में हमें 50% तो ये वाला जीन प्राप्त हुआ, क्योंकि ये दोनों सेम है, तो 50% तो ये हो जाएगा। ठीक है, और 50% कौन सा हो जाएगा, 50% तो ये वाला हो जाएंगे। ठीक है ना, ये एक तो ये दिखाई दे रहा है और एक ये दिखाई दे रहा है, और ये दोनों 50% हो गए। तो अब हमें कौन सा लेना है, हमें वही पौधे का चयन करना है जिसके अंदर क्या हो, प्रभावी जीन हो। प्रभावी जीन कौन सा है, इसके अंदर आर है, तो आर के अंदर क्या होता है, हमारे जो UG99 है वो क्या है, इसके अंदर प्रभावी जीन है, तो हमें इसी का चयन करना है। ठीक है, तो हमने इसका चयन कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसको अब मैं मिटाता हूँ, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो ये हमारे कौन सी जनरेशन प्राप्त हो गई, ये हमें प्राप्त हो गई F1PD। ये जो जनरेशन प्राप्त हुई हमको, ये कौन सी जनरेशन है, हमारे F1PD है। कौन सी जनरेशन है, F1PD है। ठीक है, और यहाँ पर जो ईयर आएगा वो कौन सा आएगा, सेकंड ईयर आएगा। कौन सा ईयर आएगा, यहाँ पर हमारा सेकंड ईयर आएगा। अब सेकंड ईयर में क्या होता है, तो जो हमारा F1 जो जनरेशन होता है इसका हम क्रॉस किसके साथ करवाते हैं, जो हमारा आवर्ती जो जनक होता है उसके साथ में क्या करवाया जाता है, क्रॉस करवाया जाता है। तो आवर्ती जनक कौन सा है, यहाँ पर RR है। क्या है, RR है, तो इसका क्रॉस हम किससे करवाते हैं, RR से करवाते हैं। किससे करवाते हैं, RR से करवाते हैं। जो हमारे F1 जनरेशन थे इसका क्रॉस हम जब जो हमारा आवर्ती जनक होता है RR इसके साथ करवाते हैं, तो उसके बाद में जो हमें प्राप्त होता है वो कौन प्राप्त होता है, वापिस से ये प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, R ही प्राप्त होता है। ठीक है ना, वापिस से क्या प्राप्त होता है, हमें RR ही प्राप्त होता है। ठीक है, अब ये कैसे प्राप्त होता है, तो वो मैंने आपको पहले बताया था कैसे प्राप्त होता है। तो ये याद इधर ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास में F1 जनरेशन है। ठीक है, इसका क्रॉस किससे करवाया था हमने, स्मॉल आर से करवाया था। ठीक है, तो इसका हम क्रॉस इससे करवाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, RR। जब वापस से हम R का क्रॉस किसके साथ, R के साथ कराएंगे तो स्मॉल आर प्राप्त होगा। अब स्मॉल आर का क्रॉस हमें किससे करवाना है, बड़े आर से करवाना है। ठीक है, तो इसका क्रॉस जब हम इसके साथ करवाएंगे तो ये क्या प्राप्त होगा, RR प्राप्त होगा। ठीक है, और जब हम क्या करवाएंगे, ये वाला जो होता है हमारे इस स्मॉल आर का क्रॉस स्मॉल आर से करवाएंगे, स्मॉल आर का क्रॉस स्मॉल आर से करवाएंगे तो ये वाली जनरेशन प्राप्त होगी। अब हमें क्या करना है, केवल और केवल प्रभावी जीन का ही चयन करना है। किसका चयन करना है, हमको प्रभावी जीन का चयन करना है। तो हमें 4 संतति प्राप्त हुई थी, 4 संतति में से ये वाला जो जीन होता है उसी में क्या है, हमारा प्रभावी जीन है। तो प्रभावी जीन का हमने यहाँ पर चयन कर लिया, और अब प्रभावी जीन जो है उसका हम क्या करवाएंगे, वापिस से हमारा जो आवर्ती जनक होता है इसी के साथ में हम क्या करवाएंगे, क्रॉस करवाएंगे। ठीक है, तो F1PD के अंदर यहाँ पर क्या घटना घटित होती है तो वो हमें याद रखना है। एक तो हमें यहाँ पर याद रखना है
हम क्या करवाते हैं, इसके अंदर एक लाइन याद रखनी है, F1 जो F1PD जो होती है, F1PD का जनक A से क्या करवाते हैं, संकरण करवाते हैं। क्या करवाते हैं, संकरण करवाते हैं, ठीक है ना, क्या करवाते हैं, संकरण करवाते हैं, ठीक है। जो जनक जो हमारा F1PD आर बड़ा और स्मॉल आर था, और जनक ए कौन सा था, हमारा जनक ए ये है, ठीक है, आवर्ती जनक जिसको हमने कहा था, इससे हम संकरण करवाते हैं, और संकरण करवाने के बाद में हमें क्या प्राप्त होता है, ये वाला प्राप्त होता है। अब हम वापस से इसी का क्या करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं, ठीक है ना। तो अब आगे जो हमारा ईयर जो ये तो हो जाएगा हमारे, ये जो हो जाएगा हमारे कौन सा ईयर हो जाएगा, थर्ड ईयर हो जाएगा। कौन सा ईयर हो जाएगा, थर्ड ईयर हो जाएगा। थर्ड ईयर से लेकर जो ईयर जो 7वां ईयर जो होता है उसके अंदर सेम यही घटना चलेगी, सेम यही घटना चलेगी, बार बार यही चीज़ बनेगी। और उसमें से हमें क्या करना है, जो प्रभावी जीन है उसका चयन करना है, क्योंकि जो हमारा जो जीन है UG99 वो किसके अंदर उपस्थित है, जो प्रभावी जो जीन जो दिखाई दे रहा है उसी के अंदर ये मौजूद है, ठीक है ना। तो इसी का हमें क्या करवाना है, बार बार क्रॉस करवाना है, किसके साथ में, आवर्ती जनक के साथ में, ठीक है। तो अब मैं इसको मिटाता हूं, अब वो की वही सेम प्रोसेस चलेगी। अब हम क्या करते हैं, जब हम ये जो हो जाएगा, ये हमारे F1PD यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अब जो थर्ड ईयर जो आता है इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर ध्यान रखिएगा, इसको बोला जाता है BC1 के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, BC1 के नाम से जाना जाता है। BC1 का यहाँ पर पूरा नाम क्या होता है, तो बे क्रॉस फर्स्ट होता है। क्या होता है, बे क्रॉस फर्स्ट होता है, ठीक है। F1PD के अंदर तो क्या करवाया था हमने, F1PD का आवर्ती जनक के साथ में क्रॉस करवाया था, तो उसी को हम बोलते हैं आवर्ती जनक के नाम से जानते हैं। अब बे क्रॉस यहाँ पर BC फर्स्ट का अर्थ होता है, जो बे क्रॉस में क्या होता है, हमने क्या करवाते हैं, किसी भी जनक के साथ में क्रॉस करवाते हैं। तो जो हमारे F1PD प्राप्त थी ये वाली F1PD हो गए, और इसका जब हम क्रॉस करवाते हैं किसके साथ में, जो आवर्ती जनक होता है उसके साथ में, तो इसी को नाम दिया जाता है BC फर्स्ट स्टेप नाम दिया जाता है, ठीक है ना। किस नाम से जाना जाता है, इसको BC फर्स्ट के नाम से जाना जाता है। अब इसके अंदर क्या क्या घटना घटित होती है, तो घटना मैंने पहले बता दी थी आपको। इसके अंदर क्या क्या होता है, एक तो पहला तो हम क्या करते हैं, किट परीक्षण करते हैं, किट परीक्षण, इसको ध्यान रखिएगा, इसको हम रस्ट के नाम से भी जानते हैं। जो किट जो होता है इसको हम और किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम रस्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है, इंग्लिश में रस्ट के नाम से जाना जाता है। तो एक तो इसके अंदर क्या किया जाता है, रस्ट परीक्षण या किट टेस्ट किया जाता है, या फिर रस्ट टेस्ट किट परीक्षण करते हैं। और दूसरा इसके अंदर ध्यान रखना है हमको, इसके अंदर क्या क्या आता है, तो जो हमारा F1 जो PD होती है, F1PD का आवर्ती जनक से क्या करवाते हैं, संकरण करवाते हैं। क्या करवाते हैं, संकरण करवाते हैं। क्या करवाते हैं, संकरण करवाते हैं, ये हमें याद रखना है, ठीक है। अब इसके बाद में चौथे, पांचवें, छठे और सातवें वर्ष के अंदर ये कि ये सभी घटना निरंतर चलती रहेगी, ठीक है। तो इसका जब हमने इसके साथ में आवर्ती जनक के साथ में क्रॉस करवाया तो क्या बना, वही RR बनेगा, और इसका वापस से वो का वही क्रॉस करवाना है, और यहाँ पर हो जाएगा BC2 हो जाएगा, और ईयर हो जाएगा यहाँ पर कौन सा, फोर्थ ईयर हो जाएगा। कौन सा ईयर हो जाएगा, फोर्थ ईयर हो जाएगा। और इसके अंदर जो चौथे वर्ष के अंदर क्या घटना घटित होगी, तो वो याद रखना है, चौथे वर्ष के अंदर भी क्या होगी, थर्ड ईयर के समान, ठीक है ना। जो फोर्थ ईयर के अंदर क्या घटना घटित होगी, जो हमने थर्ड ईयर के अंदर जो जो चीज़ की थी वो की वही क्या करना है हमको, फोर्थ ईयर का करना है, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। उसके बाद में वापस से वो की वही आ जाएगा हमारे, ठीक है। और ये जो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा BC3 हो जाएगा। और ये जो ईयर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, फिफ्थ ईयर हो जाएगा। कौन सा ईयर हो जाएगा, फिफ्थ ईयर हो जाएगा। और इसके अंदर कौन कौन सी घटना होती है, तो वही थर्ड ईयर के समान, थर्ड ईयर के समान हो जाएगी। थर्ड ईयर के समान घटना इसके अंदर हो जाएगी, ये हमें याद रखना है। इस इतना यहाँ तक इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम जो आगे की जो प्रक्रिया है वो आगे देखते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके अंदर ईयर 6 ईयर के बारे में देखते हैं, ठीक है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट जरूर है, लेकिन अगर एक बार आपको शुरुआत की चीज़ अगर समझ में आ गई तो उसके बाद कुछ करना नहीं है, बहुत आसान मेथड है, ठीक है ना। उसके बाद में ईयर आ जाएगा हमारे, इसका जब हमने क्रॉस करवाया तो इसके क्रॉस से क्या बनेगा, वो चीज़ बनेगा प्रभावी जीन, और प्रभावी जीन का हम क्रॉस करवाएंगे हमारे आवर्ती जनक के साथ में। तो ये तो हो जाएगा BC4, और ये जो ईयर हो जाएगा कौन सा ईयर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे 6th ईयर हो जाएगा। कौन सा ईयर हो जाएगा, 6th ईयर हो जाएगा। और इसके अंदर भी क्या करते हैं हम, थर्ड ईयर के समान,
ठीक है। इसके अंदर भी क्या होता है, थर्ड ईयर के समान, यानी कि जो थर्ड ईयर के अंदर जो हमने घटना की थी वही कीट परीक्षण करना, सेल पोलिनेशन करवाना है, और जो भी जनक था उसके साथ में हमको क्या करवाना है, क्रॉस करवाना है, ठीक है ना। तो ये थर्ड ईयर के समान। वापिस से इससे क्या बनेगा, तो हमें ये प्राप्त होगा RR, और इसी का क्रॉस हमें क्या करवाना है, जो हमारा आवर्ती जनक होता है उससे के साथ करवाना है, और ये जो क्रॉस हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, BC5 हो जाएगा, और ईयर कौन सा हो जाएगा, 7th ईयर हो जाएगा, ठीक है। 7th ईयर में भी क्या हो जाएगा, थर्ड ईयर के समान, थर्ड ईयर के समान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थर्ड ईयर के समान हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आकर हमको रुकना है। अब यहाँ पर जैसे ही हमने जो हमें प्रभावी जीन जो प्राप्त हुआ था उसका जब हमने क्रॉस करवाया था हमारे आवर्ती जनक के साथ में, तब हमें क्या प्राप्त होता है, तब हमें प्राप्त होता है ये वाला प्राप्त होता है, यानी कि ये प्रभावी जीन प्राप्त होता है। और ये जो ईयर आता है, कौन सा ईयर होता है, ये होता है हमारे 8वां ईयर होता है। कौन सा ईयर होता है, 8वां ईयर होता है, और ये हो जाएगा BC, क्या हो जाएगा, BC6 हो जाएगा, ठीक है ना। ये ईयर कौन सा होता है, 8वां ईयर होता है। अब 8वें ईयर के अंदर हमें याद रखना है कि इसके अंदर क्या करते हैं, तो इसके अंदर हम करते हैं, एक तो हम क्या करते हैं रस्ट, एक तो हम करते हैं इसके अंदर क्या करते हैं, रस्ट टेस्ट करते हैं, यानी कि जो भी हमने लगातार 7 वर्षों तक क्रॉस करवाया उसके बाद में जो हमें बीज प्राप्त हुए थे उन बीजों का हम क्या करते हैं, उगाते हैं, और उगाने के बाद में हम चेक करते हैं कि कितने पौधों के अंदर तो जो रोली जो रोग होता है या जो कीट रोग जो होता है वो लगेगा और कितने के अंदर नहीं लगेगा। तो वो रस्ट टेस्ट करने के बाद में हमें पता चलता है, ठीक है। हमने रस्ट टेस्ट कर लिया। रस्ट टेस्ट करने के बाद में जो पौधे होते हैं उनके अंदर हम क्या करवाते हैं, स्वपरागण करवाते हैं। क्या करवाते हैं हम, स्वपरागण करवाते हैं, ठीक है। इसमें क्या करवाया जाता है, स्वपरागण करवाया जाता है। रस टेस्ट किया जाता है। रस टेस्ट करने के बाद में स्वपरागण करवाते हैं, और उस स्वपरागण जैसे हो जाता है और उसके बाद में स्वपरागण होने के बाद में निषेचन की क्रिया होती है, फिर बीज बनता है, और वो जो बीज जो प्राप्त होते हैं उनको हम क्या करते हैं, अलग अलग, या फिर यहाँ पर हम लिख सकते हैं परागण होने के बाद में जो बीज होते हैं, बीज को अलग अलग पुंज में एकत्रित करते हैं। जो बीज जो होते हैं उनको क्या किया जाता है, अलग अलग पुंज में एकत्रित करते हैं। ये हमें याद रखना, ठीक है। इसके अलावा हम थोड़ा अब आगे बढ़ते हैं, तो ये जो सारी घटना जो होती है वो 8वें वर्ष में की जाती है, ये याद रखना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब आता है हमारे ईयर 9th ईयर आता है। कौन सा ईयर आता है, 9th ईयर आता है, ठीक है। 9th ईयर आता है, तो ये हो जाएगा हमारे ईयर कौन सा, 9th ईयर हो जाएगा, ठीक है। 9th ईयर में क्या किया जाता है, तो मैंने आपको पहले बताया था, जो हमने ये जो बीज इकट्ठा किए थे अलग अलग पुंज में, स्वपरागण हो गया था 8वें वर्ष में। उसके बाद में हमने क्या किया था, जो बीज बने थे उनको क्या किया था, बीजों को हम अलग अलग पुंज में एकत्रित करते हैं। तो जो बीज को जो हमने अलग अलग पुंज में इकट्ठा किया था उसमें से कुछ बीजों का हम चयन करते हैं, और उनको हम क्या करते हैं, एकल पादप संतति में उगाते हैं। किस में उगाते हैं, एकल पादप संतति में उगाते हैं। तो ये हो जाएगा, इनको क्या किया जाता है, 9वें वर्ष के अंदर क्या किया जाता है, जो अलग अलग जो बीज हमने पुंज में एकत्रित किए थे उनको क्या किया जाता है, एकल पादप संतति में उगाते हैं। एकल पादप संतति में क्या करते हैं, उगाते हैं, ठीक है ना। इनको क्या किया जाता है, एकल पादप संतति में उगाते हैं। दूसरी घटना इसके अंदर क्या किया जाता है, तो इसी के अंदर फिर से हम क्या करते हैं, रस्ट टेस्ट करते हैं। रस्ट टेस्ट किया, उसके बाद में फिर हम इसमें क्या करवाते हैं, स्वपरागण करवाते हैं। स्वपरागण करवाते हैं, स्वपरागण करवाया हमने। स्वपरागण करने के बाद में फिर से हम क्या करते हैं, बीजों को क्या करते हैं, अलग अलग जो बीज जो होते हैं, बीज को क्या करते हैं, बीज को अलग अलग पुंज में एकत्रित करते हैं। बीज को क्या करते हैं, अलग अलग पुंज में एकत्रित करते हैं, ये हमें याद रखना, ठीक है ना। तो जो 9वां जो वर्ष होता है उसके अंदर क्या किया जाता है, एकल पादप संततियाँ उगाते हैं। उगाने के बाद में रस्ट टेस्ट होगा कि 100 पौधे लिए थे हमने, 100 में से हो सकता है 70% के अंदर जो 70% जो पौधे थे उनके अंदर प्रतिरोधिता उत्पन्न हो गई है, यानी कि उसके अंदर किसी भी प्रकार का रोग नहीं लगा, और 30 के अंदर रोग लग रहा है, वो टेस्ट किया जाता है। फिर उनमें स्वपरागण होता है। उसके बाद में फिर उनको क्या किया जाता है, बीजों को अलग अलग पुंज में एकत्रित किया जाता है। ये सारी की सारी घटना होती है 9वें वर्ष के अंदर, ठीक है। उसके बाद में बीजों को हमने अलग एकत्रित किया। उसके बाद में जो जनरेशन आती है या फिर ईयर आता है, वो कौन सा ईयर आता है, 10वां ईयर आता है, ठीक है। 10वें ईयर में क्या किया जाता है, तो सेम वो की वो घटना की जाती है, एकल पादप संतति में उगाते हैं। तो
ये हो जाएगा हमारे कौन सा ईयर, 10वां ईयर हो जाएगा। ठीक है, 10वें ईयर में हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर एक ही लाइन याद रखनी है, जो 9th जो ईयर था, 9th ईयर के क्या करते हैं, समान ही होता है। ठीक है ना, जो 9वां जो वर्ष होता है उसी के समान सारी की सारी क्रिया की जाती है, यानी कि एकल पादप संतति में उगाते हैं, रस टेस्ट करते हैं, सेल्फ पोलिनेशन करवाते हैं और बीजों को अलग अलग पुंज में एकत्रित करते हैं। ठीक है ना, तो ये सारी की सारी घटना होती है हमारे 10वें वर्ष तक चलती है, जो हमें याद रखना। ठीक है ना, ये सारी की सारी घटना 10वें वर्ष तक चलती रहती है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे 11वां वर्ष। कौन सा वर्ष आता है, 11वां वर्ष। 10वें वर्ष तक हम क्या करते हैं, एकल पादप संतति में उगाते हैं, जो रस टेस्ट करते हैं। उसके बाद में ईयर आता है हमारे 11वां ईयर, 11th ईयर में क्या किया जाता है, जो हमने यील्ड टेस्ट जो हमने रस टेस्ट किया था, सेल पोलिनेशन करवाया, तो उसके बाद में बीजों को हमने अलग अलग पुंज में एकत्रित किया था, उनका क्या करते हैं हम करते हैं यील्ड ट्रायल करते हैं। क्या करते हैं, यील्ड ट्रायल करते हैं। क्या करते हैं, उनका हम क्या करते हैं, यील्ड ट्रायल करते हैं। क्या करते हैं, यील्ड ट्रायल करते हैं। ठीक है, तो वो जो यील्ड ट्रायल किया जाता है कौन से ईयर में किया जाता है, 11वें वर्ष में किया जाता है। तो इसके अंदर याद रखना, इसके अंदर क्या किया जाता है, उपज परीक्षण करते हैं। उनका क्या किया जाता है, उपज परीक्षण करते हैं। ठीक है ना, तो हम इसी के अंदर फिर से वही 10 से 100 बीज लेते हैं, उनको उगाते हैं। उगाने के बाद में हम ये देखते हैं कि जिनके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है उनका उत्पादन कितना हो रहा है, और जिनके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न नहीं हो पाती है उनका उत्पादन कितना हो रहा है। इसी को हम बोलते हैं उपज परीक्षण के नाम से जानते हैं। उपज परीक्षण करते हैं। उपज परीक्षण करने के बाद में क्या करते हैं, वापिस से इनमें क्या करवाते हैं, हम स्वपरागण करवाते हैं। क्या करवाते हैं, हम स्वपरागण करवाते हैं। ठीक है, स्वपरागण करवाने के बाद में हमें बीज प्राप्त हो जाते हैं और उपज परीक्षण हो गया। उपज परीक्षण होने के बाद में जो वर्ष आता है वो कौन सा आता है, 12वां वर्ष आता है। और 12वें वर्ष में हम क्या करते हैं, तो इनके हम क्या करते हैं, उपज परीक्षण होने के बाद में अगर जो बीज हमको प्राप्त हुए थे उनके अंदर हमको पता चल गया है कि इसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो गई, यानी कि जो UG99 जो जीन था वो आवर्ती जनक के अंदर पहुंच गया है। तो उसके बाद में क्या किया जाता है, उसका क्या करते हैं, हम गुणन व वितरण करते हैं। उसका क्या किया जाता है, इसका क्या किया जाता है, गुणन व, उसके बाद में क्या किया जाता है, गुणन व उसका क्या कर दिया जाता है, वितरण करते हैं। क्या करते हैं, गुणन व वितरण करते हैं। और ये जो वितरण का जो काम होता है ये 2 संस्था के द्वारा किया जाता है। एक तो किया जाता है राष्ट्रीय बीज निगम के द्वारा किया जाता है, जिसको इंग्लिश में हम नेशनल सीड कॉर्पोरेशन यानी कि NSC के नाम से जानते हैं। और दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे राज्य बीज निगम के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टेट सीड कॉर्पोरेशन के नाम से जाना जाता है, यानी कि SSC के द्वारा यह काम किया जाता है वितरण का, या फिर इनके जो भी दिशा निर्देश होते हैं इनके अनुसार किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर किसी भी रिसर्च सेंटर को पकड़ लिया जाता है, उसके अंदर उसको हम उगाते हैं, मल्टीपल करते हैं उनका, और फिर उनका क्या कर दिया जाता है, फार्मर तक पहुँचा दिया जाता है। ठीक है ना, तो इसी के साथ में हमारा बेक्रोस यहीं पर कंप्लीट होता है। एक बार हम फटाफट से रिविजन कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा, इसके अंदर जो स्टेप आती है वो आपको याद रखना। फर्स्ट ईयर के अंदर क्या किया जाता है, फर्स्ट ईयर के अंदर जो भी हमारे जनक होते हैं उनका आपस में क्रॉस करवाते हैं और F1PD प्राप्त होती है। F1PD का हम फिर से क्या करते हैं, हम जो होता है वो F1PD का हम क्या करते हैं, जो आवर्ती जनक होता है उसके साथ क्रॉस करवाते हैं। और यही लगातार घटना 7वें वर्ष तक चलती रहती है। जैसे ही 8वां वर्ष आता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, जो रस टेस्ट होता है वो करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं, और जो बीज जो होते हैं उनको अलग अलग पुंज में एकत्रित करते हैं। और 9वां और 10वां जो वर्ष होता है उसके अंदर सेम घटना होती है। एकल पादप संततियों को उगाते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं, जो टेस्ट जो होता है रस टेस्ट वो करते हैं, और बीज जो होते हैं उनको हम अलग अलग पुंज में एकत्रित करते हैं। 11वें वर्ष के अंदर हम क्या करते हैं, जो उपज परीक्षण करते हैं, और 12वें वर्ष के अंदर हम क्या कर लेते हैं, उसको गुणन व वितरण कर दिया जाता है। इस प्रकार से हम बेक्रोस की सहायता से किसी भी किस्म के अंदर अगर रोग के प्रति प्रतिरोधन क्षमता विकसित करनी होती है तो इस प्रोसीजर की सहायता से हम आसानी से कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि उसमें समय बहुत ज़्यादा लगता है। इसी के साथ में हमारा आज के सेशन यहीं पर कंप्लीट होता है। उम्मीद है आप सभी को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो अपने साथियों के साथ में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स आपका खुला है, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।